के साथ ही कारोबार कर रहा है मिड कैप स्पेस में। चलिए, बाजार में यहाँ से अब क्या फोकस होना चाहिए, नए साल में किस तरह आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह पोर्टफोलियो को रीजिग करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ ओपीसी एसेट सॉल्यूशंस के अजय बग्गा जुड़ गए हैं। बग्गा साहब, बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। एक ऐसा साल ख़त्म होने जा रहा है जहां ज़ोरदार रिटर्न्स बाज़ार ने दिए हैं और अब जितने भी एक्सपर्ट से हम बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि आपको अब थोड़ा सा रैशनलाइज कर लेना चाहिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को। ब्रॉडली अगर हम बात करें 2022 से आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या आपको लगता है जिस तरह हमने 40, 45, 50% रिटर्न देखे 2021 में, वो संभव है आने वाले समय में? जी, देखिए, उस तरह के रिटर्न तो संभव नहीं रहेंगे। अगर आप अर्निंग्स के पहलू से देखें तो इस साल लगभग निफ्टी के अर्निंग्स 34% बढ़ेंगे, अगले साल 16% बढ़ने की उम्मीद है और उससे अगले साल 13% तक की उम्मीद है। ये हमारा विश्लेषण है। तो ओवरऑल आप देखें तो क्योंकि 2020 इतना खराब वर्ष रहा था अर्निंग्स के तौर पे, इस साल अच्छा उछाल आया, लगभग 34% अर्निंग्स ग्रोथ रही है। और ये बावजूद इसके कि WPI आपकी होलसेल इन्फ्लेशन 12% तक थी, कंज्यूमर इन्फ्लेशन 4.5 थी, तो क्लियरली कंपनियों ने काफी जो प्राइस इंक्रीज थे वो पास ऑन नहीं किए। मार्जिन हमने कम आते हुए दिखे, उसके बावजूद हमने अर्निंग्स बहुत अच्छे देखे और कई सेक्टर्स में हमने अच्छा टर्न अराउंड देखा। मेटल्स हो गया, टेलीकॉम हो गया, बैंकिंग्स में अच्छी रिकवरी आ रही थी। तो ये अब आगे चल के दो तीन पहलू रहेंगे मार्केट के। एक तो ग्लोबली अर्निंग्स थोड़ी मध्यम हो जाएगी इस साल से, भारत की भी अर्निंग 1% तक नीचे आएगी क्योंकि बेस इफेक्ट आ जाता है। दूसरा, इन्फ्लेशन और सेंट्रल बैंक्स का एक्शन, ये सबसे अहम मुद्दा रहेगा मार्केट्स के लिए। तीसरा, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए स्ट्रॉन्ग डॉलर, वो एक मुद्दा है। और स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब होता है इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो होते हैं फॉरेन निवेशकों के, और जो हमने इस साल भारत में भी देखा, लगभग जनवरी से अभी तक 1 लाख करोड़ फॉरेन निवेशक निकाल के ले गए हमारे मार्केट से। और इसके बावजूद हमने 21-22% का बेंचमार्क इंडेक्स ने रिटर्न दिया है। ब्रॉडर मार्केट में आपको 50% रिटर्न भी मिले स्मॉल कैप इंडेक्स में। ये सब दिखाता है कि हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और हमारे डोमेस्टिक निवेशकों ने ये जो FIs की सेलिंग थी इसको एब्सॉर्ब कर लिया और इसको तब्दील किया बढ़ोतरी में। तो अगले साल ये तीन पहलू अहम रहेंगे। थोड़ा स्लो इकोनॉमी, थोड़ा स्लो अर्निंग्स, दूसरा सेंट्रल बैंक्स और इन्फ्लेशन पे वरी, तीसरा डॉलर की वरी। बट भारत इस सब में एक मजबूत इकोनॉमी है। लार्जर इकोनॉमीज में सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी अगले साल भारतीय रहेगी, अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी है। तो ओवरऑल काफी संकेत ऐसे हैं कि हमें मार्केट में 12 से 15% अगले साल बनाने में काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी दिखती है। राइट, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे अजय जी। प्रियंका हियर, इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू। आपसे जब बात करते हैं तो मैक्रो फ्रंट पे भी बहुत सारे इंडिकेशंस मिलते हैं। ग्लोबली बाजारों का माहौल, ग्लोबली इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट समझ आता है। जैसे आप बता रहे हैं कि इस साल एक डिसेंट रिटर्न मिला है, लेकिन अगला साल रिटर्न आपने कंजर्वेटिव होकर आई एम श्योर रखा होगा। लेकिन आपको बड़े रीजंस क्या दिखते हैं कि इक्विटीज में क्या बड़ा रीजन रहेगा कि जो कंजर्वेटिव टारगेट को चूज करने का, क्योंकि आप खुद भी कह रहे हैं कि शायद थोड़ा स्लगिशनेस दिखाई दे सकती है मार्केट्स में, क्योंकि अब हम जानते हैं कि FPI जो है वो काफी सारा पैसा इंडियन बॉन्ड्स में भी डाला है उन्होंने स्टॉक से ज्यादा। ये एक बड़ा ट्रिगर रहेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा आउटलुक एज एन एसेट क्लास, इक्विटी इज वन ऑफ द प्रिफर्ड एसेट क्लास, बट दूसरी एसेट क्लासेस को भी कंसिडर FPIs करते हैं। ये एक बड़ा रीजन आप कंसिडर करते हैं? हाँ, देखिए, जो पैसा है FIs का, जो बॉन्ड का पैसा है वो बॉन्ड्स में रहता है, जो इक्विटी का पैसा है वो इक्विटी में रहता है, जो करेंसी का कैरी ट्रेड है वो करेंसी में रहता है। तो ऐसा नहीं है कि अक्रॉस एसेट क्लास वो जोखिम लेंगे। बॉन्ड्स, मैं अगले साल लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि हमारा जो विश्लेषण है, अगले साल RBI रेट बढ़ाएगा। तो ओवरऑल जब ग्लोबल रेट्स बढ़ेंगे तो हमें भी अपनी करेंसी को
सुदृढ़ रखने के लिए रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे और इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए। तो हमारी ये फोरकास्ट है कि अगले साल फरवरी में आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगा ताकि वो कॉरिडोर रेपो रेट और रेपो का वो कम करेगा, और फिर जून जुलाई तक एक रेट हाइक है और फिर नवंबर दिसंबर तक एक और रेट हाइक आ सकती है अगर इन्फ्लेशन ये 5% के करीब रहती है। अगर तेल की कीमतें और बढ़ती हैं, इन्फ्लेशन और बढ़ती है, तो हो सकता है आरबीआई 75 बेसिस पॉइंट भी रेट बढ़ा दे। तो इसमें बॉन्ड्स अगले साल अंडर परफॉर्म करते दिखते हैं भारत में। जो विदेशी निवेशक आते हैं वो लेवरेज पोजीशन लेके आते हैं, वो उनका कैरी ट्रेड प्लस बॉन्ड रहता है, तो उनके लिए अच्छा है यहाँ पे 6% 6.5% उनको रुपी मिलना, और उसको वो ऊपर से लेवरेज कर लेते हैं तो डॉलर रिटर्न उनको काफी अच्छा मिल जाता है। तो वो डिफरेंट है। बट हमारे घरेलू निवेशकों के लिए जो आपने बॉन्ड में एलोकेशन रखना है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में रखे, क्योंकि रेट्स बढ़ेंगे, यील्ड्स बढ़ेंगी तो बॉन्ड की कीमतें गिरेंगी और आपकी एनएवीज गिरेंगी। या तो फ्लोटर फंड्स में आइए जो कंटिन्यूअसली फिर एडजस्ट होते जाएंगे, या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन बिल्कुल कम अवधि के फंड्स में रहिए। और बॉन्ड्स अगर आप शॉर्ट अवधि के लिए खरीद रहे हैं वो मत खरीदिए अगले साल। लॉक इन कर रहे हैं, अगर होल्ड टू मार्केट कर रहे हैं तो वो ठीक रहेगा। ठीक है अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे समय देने के लिए। आपका नाम बहुत बढ़िया है, अजय, जिसको जीता ही ना जा सके, अजय हैं आप। अजय सर, एक चीज़ बताइए अजय सर, आप तो ज़्यादातर देशों में रहे भी हैं, घूमे भी हैं, ये अमेरिका इस 4 लाख नए कोविड के केसेस आ रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ पे नया हाई बन रहा है। यूरोपियन मार्केट्स के अंदर नए हाई बन रहे हैं जबकि केसेस भी रिकॉर्ड स्तरों पर हैं। ये लोग डरते नहीं हैं? अगर ये लोग नहीं डरते तो इंडिया को भी तो डरना नहीं चाहिए। तो इंडिया को भी ठीक है, 1 लाख केस आ भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंडियन मार्केट भी चलेगा, नया रिकॉर्ड हाई बनाएगा। देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। डिम्पी के केस बढ़ रहे हैं और फिर भी मार्केट्स क्यों बढ़ रहे हैं? एक तो बात है सरकारों को एक्सपीरियंस हो गया। ये मार्च 2020 की बात नहीं है जबकि अननोन था। अब 1.5 साल 2 साल तक सरकारों ने देख लिया कि इकोनॉमी किस तरह चलानी है, आवाम ने देख लिया कि किस तरह बिहेव करना है, तो काफी कैपेसिटी बढ़ गई है इसको झेलने की। दूसरा है ये देखना है कि जो इन्फेक्शंस आ रहे हैं उसमें माइल्ड कितना है, सिवियर कितना है, हॉस्पिटलाइजेशन कितना है और डेथ्स कितने हैं। तो अभी क्या दिख रहा है डिम्पी कि ये ज्यादातर माइल्ड होके निकल जाते हैं। जैसे कल महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे थे कि 167 केसेस आए महाराष्ट्र में, जिसमें 90 लोग ठीक भी हो गए और सब माइल्ड हैं, ओमिक्रॉन के जो केस हैं। तो अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, यूके में जो भी स्टडीज आई हैं, डेनमार्क की एक स्टडी आई कि ज्यादातर ये वायरस बहुत माइल्ड फॉर्म में है। जो कुछ हॉस्पिटलाइजेशन है वो बहुत वृद्ध लोगों की है जो के कोमॉर्बिडिटी थी, कैंसर था या कुछ ऑलरेडी एलिमेंट थी, वो एलिमेंट बिगड़ी, या फिर ऐसे हैं जो अनवैक्सीनेटेड लोग थे। अगर वैक्सीन आपने लगाई हुई है तो बहुत माइल्ड आ रहा है। और हॉस्पिटल के जो दाखिले हैं, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएस हो, उसमें हम इजाफा नहीं देख रहे, उल्टा वो नीचे जा रहा है ग्राफ, और डेथ्स का ग्राफ भी बिल्कुल काबू में है। तो ये लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है कि हो सकता है ये आखिरी पड़ाव है वायरस का। एक ऐसा म्यूटेशन आया है जो इसको एंडेमिक बना देगा, और ये म्यूटेशन डेल्टा के ऊपर हावी हो रहा है डिम्पी। उससे क्या होता है, डेल्टा एक ज्यादा घातक है। डेल्टा 15% हॉस्पिटलाइजेशन था, इसका 1% भी नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन। तो हो सकता है ये जैसे डेल्टा के ऊपर हावी होगा, काफी बड़े तबके को ये संक्रमित करेगा। बहुत माइल्ड 2-3 दिन घर पे रह के लोग ठीक हो जाएंगे, और एक बारी वो ठीक हो गए ये वायरस उनको फिर से संक्रमित नहीं करेगा। ऐसे ही ये वायरस हो सकता है एंडेमिक बन जाए। तो ये बेस्ट केस सिनेरियो ये है जो मार्केट्स ने अभी फैक्टर किया हुआ है। करेक्ट। तो ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव नोट वाली बात आपने कही अजय जी की सरकारें भी तैयार हैं, लोगों को भी समझ में आ रहा है। हालांकि ज़रूरत इस समय सेफ्टी बनाए रखने की तो है ही, लेकिन अब जब हम तैयारी कर रहे हैं 2022 की, तो अब फोकस जाहिर तौर पर बाज़ार पर जब हम करते हैं, तो अब सवाल मेरा ये है कि
क्या कहाँ फोकस करना चाहिए? पिछले साल हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप ने जोरदार रिटर्न अच्छे दिए और लोगों ने बहुत पैसा बनाया। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि बैंक्स बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, लेकिन आईटी और फार्मा स्पेस वहाँ पर हैं, उनके स्टॉक्स अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। तो सवाल हम लोग जो एक सिंपल टर्म में क्वेश्चन पूछ रहे हैं अभी सभी एक्सपर्ट से, वो ये कि क्या चीज़ बाय करनी चाहिए, क्या सेल करनी चाहिए और क्या होल्ड करनी चाहिए स्टॉक मार्केट के लिहाज से? आपके पसंदीदा सेक्टर्स क्या होंगे? जी बिल्कुल। और अगर आप देखें NSE 500 में देखें तो 350 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने इस ईयर के हाई से 20% से ज्यादा नीचे हैं। तो ये थोड़ा सा उलझाने वाला मार्केट है कि टॉप स्टॉक्स की आउट परफॉर्मेंस के कारण मार्केट के इंडेक्स उठे हुए हैं। अदरवाइज अगर आप पूरा मार्केट देखें तो 350 स्टॉक 20% नीचे हैं अपने हाई से। तो इतना महंगा मार्केट भी नहीं है, ना ही ऐसा है कि मार्केट ने बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस यहाँ इंडेक्स लेवल पे जरूर दी है। बट लोगों से अगर आप पूछें पोर्टफोलियो कैसे है, स्मॉल कैप मिड कैप पोर्टफोलियो भी देखें लोगों की इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि ये जो करेक्शन आई है पिछले 3 महीने की, स्पेशली जो ओमिक्रॉन के चलते और फिर 10-20 दिसंबर के बाद जो एक झटका लगा है, उसमें काफी करेक्शन आ चुकी है। अब ये देखते हुए तो बेस हमें वो बनाना है 31 दिसंबर से कि ये असलियत क्या है मार्केट की, इंडेक्स को नहीं देखना। इसमें अभी क्या चलेगा? सबसे पहले बैंकिंग और फाइनेंस। इकोनॉमी आपकी उठेगी अगले साल 7.5 से 8.5% हमें जीडीपी लग रहा है। 16% टॉप एंड स्टॉक्स की अर्निंग्स की वृद्धि है और कई तबकों में 25 से 30% की भी अर्निंग्स ग्रोथ हमें दिख रही है। तो बैंकिंग, फाइनेंस, डोमेस्टिक साइक्लिकल जो है आपके ऑटो हो गए, रियल एस्टेट हो गया, सीमेंट हो गया, जो भी सेक्टर डोमेस्टिक साइक्लिकल्स चलेंगे वो अच्छा करेंगे। और इसके साथ एक और स्ट्रैटेजी बनानी है, आईटी रखना है, क्योंकि आईटी ग्लोबली बहुत अच्छा कर रहा है। और हमारे जो आईटी है वो सर्विस है, आईटी एज अ सर्विस वाले हैं, क्लाउड बिजनेस बढ़ रहा है, डिजिटल बढ़ रहा है, कैश इनके बैलेंस शीट्स में बहुत है और प्राइसिंग पावर है। तो और जिस तरह से रिक्रूटमेंट हो रही है वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, दिखा रहा है कि आईटी में जबरदस्त डिमांड है। तो आईटी रखना है अगले साल के लिए। ये चुनिंदा सेक्टर्स रहेंगे। ठहराव कहाँ पे है? मेटल्स में शायद ठहराव होगा, बहुत डिपेंड करेगा चाइना पे। चाइना में स्लो डाउन है, पहले क्वार्टर के नंबर और खराब आएंगे। कल अगर आप देखें वक्तव्य आया ग्लोबल टाइम्स में, तो जो 2 फैक्शंस हैं चाइना में, एक है जो डेंग ज़ाओपिंग के साथ पुराने वाले जो लोग हैं जो पिछले 2 रह चुके हैं हेड, और एक है ये जी जिनपिंग। तो जो दूसरा तबका है उन्होंने ये लिखा कि हमारे नंबर्स में काफी कुछ हमने सप्रेस किया हुआ है, कि चाइना के नंबर्स इतने अच्छे नहीं है जितने दिखाई जा रहे हैं और इसलिए हमें स्टिमुलस लाना है। तो मुझे लगता है पहले क्वार्टर में चाइना का स्टिमुलस आएगा जिसके तौर पे मेटल्स दौड़ेंगे। तो निकलना नहीं है, होल्ड करिए, क्योंकि बैलेंस शीट्स बहुत इंप्रूव हो रही हैं। आप देखिए स्टील में, देखिए जिस तरह से एबिटा पर टन बढ़ रहा है, कीमतें जो बढ़ा पा रहे हैं, बहुत डीलेवरेजिंग हुई है। ये प्लेयर्स बहुत अब स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले प्लेयर्स बन गए हैं और जैसे ही ग्रोथ आती है आप प्राइसिंग पावर लौटते देखेंगे। बट चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो चाइना का स्टिमुलस जैसे ही अनाउंस होता है आप देखेंगे मेटल्स फिर दौड़ेंगे, वो एक होल्ड पे है। टेलीकॉम में 5G आने वाला है, उसके चलते हमें लगता है और पैसा सब प्लेयर्स लेके आएंगे अपने बैलेंस शीट्स पे, सो टेलीकॉम को परफॉर्म करना चाहिए। टेक्सटाइल्स अच्छा लग रहा है, उसमें जो रॉ मटेरियल्स की प्रॉब्लम जरूर है, बट लेटेंट डिमांड और इमर्जिंग डिमांड बहुत स्ट्रांग है, स्पेशली यूएस कंज्यूमर की जो डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग है। मीडिया अच्छा लग रहा है, मीडिया का टर्न हो रहा है फिर से, और कुछ प्लेयर्स रह गए हैं जहाँ पे मर्जर एक्विजिशन भी हो रहा है, तो स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं कंजम्पशन थीम है। एफएमसीजी होल्ड है, ड्यूरेबल्स अभी होल्ड है। ड्यूरेबल्स और 2 व्हीलर्स में अभी वो रूरल डिमांड पिकअप नहीं हुआ है, देखते हैं इस साल की फसल के बाद, सर्दियों की फसल के बाद किस तरह के रुझान आते हैं, अभी वो होल्ड पे है। बट मेगा ट्रेंड ये जरूर है कि 2 साल रह जाते हैं अब इस सरकार की मियाद, इस बजट में जो कर लें सो कर लें, उसी का इम्पैक्ट आएगा 2024 के लिए। तो हमारी उम्मीद ये है कि काफी पॉपुलिस्ट बजट आएगा और काफी ये स्ट्रॉन्ग बजट आएगा जो पैसे डालेगा इकोनॉमी के अंदर, सिर्फ फिस्कल डेफिसिट को नहीं देखेगा। अगर वो होता है
तो आप देख सकते हैं कि फरवरी में मार्केट फिर से एक नया हाई बना सकता है। राइट अजय जी, बहुत अच्छे से सिंप्लीफाइड वे में आपने सारे सेक्टर्स पे आउटलुक दी अपनी। इनफैक्ट इसमें जुड़े हुए दो थीम्स जिस पर और आपका व्यू जानना चाहेंगे आपने, क्योंकि चाइना की बात की तो चाइना +1 थीम से लेकर आपको क्या लगता है कि वो उससे जुड़े हुए कौन से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए सेक्टर, स्पेस, वहाँ आपकी क्या राय रहेगी? वहाँ पर हम देख रहे हैं ऑलरेडी मोमेंटम है ऐसे काउंटर्स में जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन मेक पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। वो थीम कितनी बड़ी प्ले आउट करेगी 2022 के लिए? प्लस इंडिया की कैपेक्स ग्रोथ, कैपेक्स साइकिल अब शुरू हुई है जिस तरह की बात करिए, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस यहाँ पर आप बुलिश हैं तो कितने बुलिश हैं? बहुत अच्छे। देखिए, जो प्राइवेट कैपेक्स होता है वो 4 से 6 क्वार्टर्स फॉलो करता है गवर्नमेंट के कैपेक्स को। तो गवर्नमेंट पिछले 4-5 सालों से बहुत कैपेक्स में पैसा डाल रहे हैं, और स्पेशली कोविड के चलते तो 1.5 साल में सब गवर्नमेंट के का ही दारोमदार था। लगभग 5 लाख करोड़ गवर्नमेंट की बजट से आए, और अगर आप सब ऐड कर लें कंपनियों का और बाकी चीजों का तो कई लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने डाले हैं, जो एनेबल कर रहा है। चाइना +1 स्पेशली हमने देखा ये केमिकल्स में प्ले आउट करते हुए, जहां चाइना का 38% मार्केट शेयर है, हमारा 3% भी मार्केट शेयर नहीं है। फिर हमने करेक्शन आती देखी है जहां 40% स्टॉक्स गिर गए क्योंकि बहुत आगे भाग गए थे। मुझे लगता है अब फिर से हम देख रहे हैं, और मर्जर्स भी फिर से अनाउंस हो रहे हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन रहेगा, बट स्पेशलिटी केमिकल्स फिर से अगले साल अग्रसर हो सकते हैं। चाइना +1 जबरदस्त एक ट्रेंड है भारत का, और स्पेशली PLI के साथ जो कर रहे हैं हम। अब सेमीकंडक्टर्स ही देख लीजिए कि $10 बिलियन का हम सब्सिडी लेके आ रहे हैं। अगले 4-5 महीने में सेमीकंडक्टर प्लांट्स अनाउंस हो जाएंगे। उसको 2-3 साल लगते हैं, बट मार्केट पहले रिएक्ट कर लेगा। तो अगर जैसे टाटा बात कर रहे हैं, अगर टाटा की कोई लिस्टेड कंपनी में सेमीकंडक्टर आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अगर अनलिस्टेड है उनकी 1-2 कंपनियां जो प्राइवेट स्पेस में खरीदी जा सकती हैं, अगर वहां आता है तो इस तरह के हमें मौके मिलेंगे। रिन्यूएबल्स एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि चाइना से जो सोलर पैनल आ रहे थे, अब दोनों जो दिग्गज बिजनेस हाउसेज हैं, अडानी अंबानी, दोनों रिन्यूएबल्स में बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, और बाकी प्लेयर्स भी चाह रहे हैं इसमें आना। तो जितने रिन्यूएबल्स के क्षेत्र हैं ये अच्छा करेंगे। जैसे हमने देखा हमारी कंपनियों ने बहुत हद तक चाइना को सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे सेक्टर बाय सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी मैं क्यों नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बहुत आगे भाग गए वो, उनको इम्प्लीमेंट करना है। और मोबाइल तो सामने स्टोरी है क्वाइट क्लियरली, बट वो ज्यादातर जैसे एप्पल का फॉक्सकॉन ही कर रहा है। फॉक्सकॉन का आपके पास है नहीं, किसी को आप खरीद सके, बट इंडियन कंपनीज हैं अवेलेबल जो भी कर रही हैं, बट वो काफी आगे भाग गई ऑलरेडी। तो वो वैल्यूएशन वाइज मैं कहूंगा थोड़ा रुकेंगे, उनको परफॉर्म करने देंगे। इंडस्ट्रियल्स तो सबको सप्लाई करेंगे, और प्राइवेट कैपेक्स आता है तो इंडस्ट्रियल साथ में चलता है। 2003 से 2007 की जो साइकिल आप देखिए, इंडस्ट्रियल्स ने बिल्कुल आउट परफॉर्म किया। ये 2003 वापस आ रहा है इंडस्ट्रियल्स और प्राइवेट कैपेक्स के तौर पे। अगले साल आप देखेंगे सेकेंड क्वार्टर से उस तरह के रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो इंडस्ट्रियल्स अच्छे हैं, और वही डोमेस्टिक साइक्लिकल थीम है इंडस्ट्रियल्स की भी, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और नए साल की यानी कि 2022 की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। सर अजय सर, हमें भी तो बधाई दो, एक्सचेंज में हमें भी तो आप बधाई दो। बिल्कुल। आपको भी नहीं, देखिए क्या होता है, आप सेक्शन कट कर रहे होते हैं, मेरे भी 7-8 हजार प्रोग्राम मैं कर चुका हूं, तो एंड में बोलता नहीं हूं क्योंकि आपको अगली सेगमेंट में जाना होता है। आपका टेलीप्रॉम्प्टर बोल रहा होता है नेक्स्ट, तो मैं बोलने लग जाऊं तो आप अंदर की बात भी जानते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि अजय बग्गा को हल्के में ना लिया जाए, पूरे विश्व घूम के आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आप नहीं भी देंगे तब भी हम आपकी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं ले ही लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।